Hello student, this is the doubt clear session of revision test series. So, and we will start with the test number 1, revision test number 1, the doubts of revision test 1. And from your side, the doubt questions are question number 91, question number 91, 100, 105, 91, 100, 105, 112, 127, 131. So in the first question, 91 number question, the closely related morphologically similar sympatric populations but reproductively isolated population. Here 91 का जो आंसर होगा that is number B. Number B is 91 answer is B, that is sibling species. सिबलिंग स्पेसीज. सो वहाँ पर एक प्रिंटिंग एरर हो गया था, ओनली स्पेसीज लिखा था, लेकिन दैट विल बी सिबलिंग स्पेसीज. ऑलरेडी आई हैव गिवन यू इन द, आई हैव मेड इट करेक्शन इन द ग्रुप. सिबलिंग स्पेसीज, दैट इज कॉल्ड एज द सिबलिंग स्पेसीज. सो सिंपैट्रिक पॉपुलेशन. सो व्हाट डू मीन बाय सिंपैट्रिक पॉपुलेशन? सिंपैट्रिक पॉपुलेशन का मतलब है जियोग्राफिकल, द पॉपुलेशंस व्हिच आर स्टेइंग जियोग्राफिकली, एक जगह में रहते हैं. मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर पॉपुलेशन एग्जिस्ट इन सेम जियोग्राफिकल एरिया. सो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर population existing in same geographical area, but they are reproductively isolated. That means they cannot interbreed among themselves. So that type of population is known as sympatric population. And those population, the organisms of those population, they are formed due to sympatric speciation. During the evolution, speciation is a process where the new species are formed, and in case of sympatric speciation, the sympatric population form. Geographically they are present in the same area and they are morphologically also same but reproductively isolated. So all of you know that morphologically similar species but reproductively isolated, they are called as sibling species. So sympatric जो population है वो species of sibling species होते हैं, morphologically similar and reproductively isolated, that is sibling species. ये हो गया 91 हो गया. वहां पर और एक ऑप्शन में दिया है डेम्स. ये तो आंसर हो गया सिबलिंग स्पेसीज, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है एक वर्ड है डेम्स. डेम्स आर द लोकली इनहेबिटेड पॉपुलेशन. देखो सपोज मान लो कि ह्यूमन पॉपुलेशन, सारे ह्यूमन ऑफ द वर्ल्ड आर considered as one population, that is human population. But different geographical region में जो अलग अलग ह्यूमन रहते हैं, तो ये एक पॉपुलेशन का सब ग्रुपिंग है जिसको बोलते हैं डेम्स. इसका मतलब है सपोज पहाड़ी इलाके में जो ह्यूमन रहते हैं, सपोज मान लो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जो ह्यूमन रहते हैं पहाड़ी एरिया में, तो वो पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन का एक सब ग्रुप है. सो सब ग्रुपिंग ऑफ द ए पॉपुलेशन inhabited in a particular geographical condition, that is called as DEMS. So DEMS has nothing but the population का एक पार्ट है.
जो कि एक स्पेसिफिक प्लेस में रहता है। उसके बाद है क्लाइन। क्लाइन मतलब वो जो डैम, आपको मालूम है कि एक पॉपुलेशन का अलग अलग सपोज आप ह्यूमन का एग्जांपल ले लीजिए। ह्यूमन पॉपुलेशन में काफ़ी सारे ह्यूमंस अलग अलग जगह में सब रहते हैं, कोई यूरोपियन कंट्री में रहता है, कोई अफ्रीकन कंट्री में रहता है, तो उनके जो कैरेक्टर में भी वेरिएशंस आता है। सो वो जो मेजरेबल ग्रेडियंट और डिफरेंस इन ए सिंगल कैरेक्टर, मेजरेबल ग्रेडियंट इन ए सिंगल कैरेक्टर, measurable gradient in a single character across the geographical range is called Klein. So Klein का मतलब क्या है? Measurable gradient in the character of in a population across the geographical range. इसका मतलब है अलग अलग geographical range में रहने वाले जो single population का और एक सेम काइंड ऑफ स्पीसीज का जो अलग अलग कैरेक्टर रेंज रहता है उसको बोलते हैं क्लाइन। नेक्स्ट विल गो टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज नंबर इज 100। क्वेश्चन नंबर 100 and the question is, the living organisms can be unexceptionally distinguished from non-living things on the basis of their ability for। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज कॉन्शियसनेस। क्योंकि यहाँ पर अनएक्सेप्शनली दिया है, अनएक्सेप्शनली का अर्थ उसका मतलब है यूजुअली व कॉमनली, जो कॉमन कैरेक्टर है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, कॉमन कैरेक्टर है, एक्सेप्शनल केस नहीं है, यूजुअल कैरेक्टर है, दैट इज अनएक्सेप्शनली। इसका मतलब है नॉट स्पेसिफिकली, तो ये किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को इंडिकेट नहीं करता है। तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली कैसे नॉन लिविंग से अलग होते हैं, ऐसे कुछ स्पेशल भाग के रूप में अलग नहीं होते, एक जनरल कैरेक्टर में कैसे अलग होते हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस। क्योंकि कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट शो द कॉन्शियसनेस, सो इट इज द ओनली कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो कॉन्शियसनेस के द्वारा लिविंग नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट होता है। आपको अगर कंफ्यूजन है कि फर्स्ट ऑप्शन भी होना चाहिए, जो ऑप्शन दिया है कि इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। देखो लिविंग तो इंटरेक्शन करता है एनवायरनमेंट के साथ, नॉन लिविंग भी इंटरेक्शन करता है, और लिविंग में इवोल्यूशन होती है और नॉन लिविंग में भी चेंज होती है। सो इवोल्यूशन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोटिक इवोल्यूशन हो रहा है वह ऑर्गेनिक, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो कोई भी चेंज को हम इवोल्यूशन बोल सकते हैं। सो नॉन लिविंग जो इंटरेक्शन कर रहा है टेम्परेचर, लाइट के साथ, एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ, उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो कॉमन कैरेक्टर जो है डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट इज हियर गिवन कॉन्शियसनेस। अनदर टू ऑप्शन ऑल्सो लेफ्ट, ग्रोथ, जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में आप देखिएगा ग्रोथ है। सो ग्रोथ भी आर्टिफिशियल हो सकता है, नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रो, जैसे कि सैंड माउंट, या फिर कोई सपोज मान लो कि एक जगह में सैंड है या पत्थर है, हम वहाँ पर लाके और पत्थर वहाँ पर ऐड कर दे, तो वो भी एक आर्टिफिशियल ग्रोथ हो जाए। सो ग्रोथ इज ऑल्सो फाउंड इन लिविंग एज वेल एज इन नॉन लिविंग। सो रिप्रोडक्शन, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट शो रिप्रोडक्शन, सो रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो लिविंग, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज कॉन्शियसनेस। So if we'll go to the next question after that is 105 number question. Question number 105, okay? तो 105 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ हर्बारियम इज, तो हर्बारियम इज द प्लेस
in which dried and pressed plant specimens are kept for the references. तो हर्बेरियम सीट के ऊपर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को ड्राई करके उसको प्रेस करके उसके ऊपर रखा जाता है। तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सा कैरेक्टर स्टडी हो रहा है, वहाँ पर ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर स्टडी हो रहा है। सो हर्बेरियम इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टराइजेशन। तो आंसर जो होगा इसका होगा ऑप्शन ए, अल्फा टैक्सोनॉमिक रिसर्च। ऑप्शन ए, दैट इज कॉल्ड अल्फा टैक्सोनॉमिक रिसर्च। देखिए वहाँ पर तीन ऑप्शन में तीन चीज दिया गया है, अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी एंड ओमेगा टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी ओनली कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन करते हैं ओनली ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा टैक्सोनॉमी। आइडेंटिफिकेशन मतलब डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। क्योंकि हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट्स का कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसका पार्ट्स को हम हर्बेरियम शीट में अटैच करते हैं। इसका मतलब है प्लांट का कैरेक्टर हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज अल्फा टैक्सोनॉमी। और बीटा टैक्सोनॉमी यानी ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या है? बीटा टैक्सोनॉमी है इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर प्लांट का हम इंटरनल स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में यूज करेंगे, इंटरनल कैरेक्टर नॉट एक्सटर्नल, इंटरनल, दैट इज कॉल्ड बीटा टैक्सोनॉमी। और ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या है? दैट इज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अगर हम साइटोलॉजिकल एंड जेनेटिकल कैरेक्टर लेंगे और इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट लेंगे, दैट इज कॉल्ड ओमेगा टैक्सोनॉमी, दैट इज द ब्रॉडर सेंस ए मॉडर्न टैक्सोनॉमी है। लेकिन अल्फा टैक्सोनॉमी जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेशीज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर, और हर्बेरियम जो है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर हो रहा है, दैट्स व्हाई द आंसर इज अल्फा टैक्सोनॉमिक रिसर्च। इफ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 127। Question number 127. According to species concept, there is cauliflower, cabbage and knoll cole. Cauliflower, cabbage and knoll cole. In the question number, I think one question has been left, that is 112. Yes, 112 has been left. कुछ स्टेटमेंट्स दिया है, वो स्टेटमेंट्स में वहाँ पर भी एक करेक्शन होगा। जो बी ऑप्शन हुआ है, बी ऑप्शन में होगा ऑल एक्सेप्ट आई वी। वहाँ पर पहले था ऑल एक्सेप्ट भी था, यहाँ पर ऑल एक्सेप्ट आई वी। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 में कहते हैं ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सो इट कैनॉट बी ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ये स्टेटमेंट ठीक दिया है। सेकेंड स्टेटमेंट है डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, लेकिन जब डेड हो जाती है ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी नंबर 3 आई स्टेटमेंट है रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी सही है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शंस होता है, इसलिए कैन नॉट बी एन, ये एनसीईआरटी का लाइन है, कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी, तो इसमें एक्सेप्शंस ही है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नंबर 4 दिया है मेटाबॉलिज्म इन ए टेस्ट ट्यूब इज नॉन लिविंग। ये गलत स्टेटमेंट है। जो इन विट्रो, जो मेटाबॉलिज्म अगर हम इन विट्रो करेंगे या टेस्टिस में इसका मतलब टेस्ट ट्यूब में करेंगे, तो आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, दैट इज नाइदर लिविंग नॉन लिविंग। सो पार्टली लिविंग होगा, पार्टली नॉन लिविंग होगा। सो दैट्स व्हाई ये एनसीईआरटी स्टेटमेंट दिया है कि मेटाबॉलिज्म दैट ऑपरेट्स इन ए टेस्ट ट्यूब और इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी इन ए सेल फ्री सिस्टम, इन लैबोरेटरी अगर हम करेंगे मेटाबॉलिज्म, तो दैट प्रोसेस इज नाइदर लिविंग नॉन लिविंग। ओके, तो मेटाबॉलिज्म इज नाइदर लिविंग नॉन लिविंग, लेकिन यहाँ पर दिया है आईवी में दिया है मेटाबॉलिज्म इज इन ए टेस्ट ट्यूब इज नॉन लिविंग, डायरेक्टली दे दिया है। सो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सही, इसका सही स्टेटमेंट है नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ओके, उसके बाद जो वी आई दिया है, वो वी आई एक्चुअली गलती से टाइप हो गया, वो एक्चुअली वी होगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सही स्टेटमेंट पे है।
metabolism is the defining property. Without metabolism, life cannot exist. So metabolism is the defining property. तो ये जो 5 स्टेटमेंट दिया है, आउट ऑफ दिस 5 स्टेटमेंट्स ऑल आर करेक्ट, बट ओनली IV नंबर जो स्टेटमेंट है, फोर्थ वन जो स्टेटमेंट है, IV नंबर जो स्टेटमेंट है, IV नंबर जो स्टेटमेंट है, ये एक्चुअली गलत है. IV जो नंबर स्टेटमेंट दिया है, फोर्थ वन, दैट इज रॉन्ग. ओके, सो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑल एक्सेप्ट IV. तो 112 नंबर क्वेश्चन आंसर बी ऑप्शन होगा, ऑल एक्सेप्ट IV. वहां पर थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, मैंने कल ग्रुप में भेज दिया था, सेंड कर दिया था. बी ऑप्शन ऑल एक्सेप्ट भी लिखा था वहां पर, लेकिन एक्चुअली वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक था, ऑल एक्सेप्ट IV होगा. ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन. नेक्स्ट विल गो टू क्वेश्चन नंबर 127. तो 127 वो जो कॉलीफ्लावर, कैबेज और नोल कोल वाला क्वेश्चन है. 127. सो कॉलीफ्लावर, कैबेज, इसका कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड नोल कोल. ठीक है, कॉलीफ्लावर जिसको हम बोलते हैं फूल गोभी, कैबेज वो है पत्ते का गोभी, एंड नोल कोल है फल गोभी. ठीक है, तो ये एक्चुअली बिलोंग टू सेम फैमिली एंड सेम जेनस एंड सेम स्पेसीज. इसका फैमिली का नाम है ब्रासिकासी या क्रूसीफेरी, एंड द जेनस नेम इज ब्रासिका एंड स्पेसीज नेम इज ओलरासिया. ये एक स्पेसीज का 3 वेराइटीज है. जेनस स्पेसीज इसका सेम है. जैसे कि आपको मालूम है कि कॉलीफ्लावर इज नोन एज ब्रासिका ओलेराशिया. बोट्रिटिस. जो कैबेज है, सेम ब्रासिका ओलेराशिया कैपिटाटा. और जो नोल कोल है, दैट इज ब्रासिका ओलेरासिया एंड दिस इज कॉलेरेपा, काउलेरेपा. तो देखिए यहां पर ये 3 जो प्लांट है, ये 3 का जेनस नेम सेम है, स्पेसीज नेम सेम है, लेकिन ये 3 वेराइटीज है. इसको हम सब स्पेसीज नहीं बोल सकते, क्योंकि एनिमल में एक्चुअली सब स्पेसीज होता है, लेकिन प्लांट्स में वेराइटीज होती है. सो ये तीनों सेम स्पेसीज है. सेम स्पेसीज है मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब टैक्सोनॉमिकली सिमिलर, बट वो 3 वेराइटी है, इसलिए वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. इनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं होता है. सेम स्पेसीज होते हुए भी 3 डिफरेंट वेराइटी है, इसलिए इंटरब्रीडिंग नहीं होता है. सो ये टैक्सोनॉमिकली 1 स्पेसीज, टैक्सोनॉमी इनका कैरेक्टर काफी मैच करता है, इसलिए तो उनको एक जेनस और एक स्पेसीज के अंदर रखा गया है. तो टैक्सोनॉमिकली 1 स्पेसीज बट डू नॉट इंटरब्रीड, इसलिए बायोलॉजिकली, सो बायोलॉजिकली जो डेफिनेशन है वो रिप्रोडक्शन के आधार पर हुआ है. तो ये बायोलॉजिकली एक स्पेसीज नहीं है, ये बायोलॉजिकली 3 स्पेसीज है. इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी. 146 का आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज taxonomically 1 species. These 3 plants are 1 taxonomic species but 3 biological species. ये हो गया 127 क्लियर हो गया. अभी हम जाएंगे 131. So 131 number question is related to the nomenclature, rules of nomenclature. 131. So nomenclature के जो रूल्स है, इंटरनेशनल रूल्स है nomenclature होने के लिए, तो उसमें एक रूल है, टाइप स्पेसिमेन शुड बी प्रिजर्व्ड और कंजर्व्ड. तो जिस प्लांट को हम नेमिंग कर रहे हैं उसका एक सैंपल स्पेसिमेन प्रिजर्व होना चाहिए, कि अगर कोई
पर्सन नाम दे देगा लेकिन वो प्लांट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो नाम तो फेल्योर हो गया ना, तो वो नाम वैलिड नहीं होगा। विदाउट टाइप स्पेसिमेन द नेमिंग ऑफ द प्लांट इज नॉट वैलिड। सो अगर वैलिड नोमेनक्लेचर होगा, वैलिड नोमेनक्लेचर चाहिए, तो वैलिड नोमेनक्लेचर अगर चाहिए तो फिर एक टाइप स्पेसिमेन या एक सैंपल, चाहे वो प्लांट का पत्ते हो, लीफ हो, फ्लावर हो, एक छोटा सा ट्विग हो, उसको कंजर्व करके रखना पड़ेगा या प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। सो टाइप स्पेसिमेन डिफरेंट टाइप। सो टाइप स्पेसिमेन क्या है, तो आप नोट्स में थोड़ा देख लीजिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप स्पेसिमेन, सबसे नंबर 1 है होलोटाइप, उसके बाद है आइसोटाइप, उसके बाद है पैराटाइप। ये तीनों एक टाइप का है। दूसरा मैं इधर लिख रहा हूं 4, 5, 6 और भी 3 टाइप का है, क्योंकि मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके लिख रहा हूं। क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं इसको, इसका कुछ मीनिंग है। नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द व्हाई आई हैव मेड इट सेपरेट। जो टाइप स्पेसिमेन है, जो ओरिजिनल स्पेसिमेन जिसके आधार पर नेमिंग किया गया है, दैट इज कॉल्ड होलोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट है लेक्टोटाइप, नियोटाइप एंड सिनटाइप। ये तीनों को मैं थोड़ा, इसे तो 6 है, 6 टाइप्स ऐसे दिया, लेकिन मैंने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया हूं, आपको समझने में अच्छा होगा। ये ओरिजिनल स्पेसिमेन, ये ओरिजिनल स्पेसिमेन, नेमिंग के टाइम में जो स्पेसिमेन हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल स्पेसिमेन इज होलोटाइप। और आइसोटाइप क्या है, ये डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। यू कैन फॉलो योर नोट में इसको डिटेल इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप यानी सपोज हम लीव्स ले रहे हैं, तो लीव्स के आधार पर हमने नोमेनक्लेचर किया है, तो जो एक लीफ को हम प्रिजर्व करेंगे दैट इज कॉल्ड होलोटाइप। सपोज हम 10 लीफ लेंगे, एक लीफ होगा होलोटाइप, बाकी 9 लीफ होगा आइसोटाइप। ठीक है, तो यहां पर होलोटाइप के साथ ही आइसोटाइप रिप्रेजेंट होता है। पैराटाइप उसी प्लांट से जो ओरिजिनल मटेरियल है, सपोज हम होलोटाइप में लीफ यूज कर रहे हैं, पैराटाइप में फ्लावर यूज करेंगे, लेकिन प्लांट वही होगा। तो होलोटाइप के साथ पैराटाइप को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इफ होलोटाइप इज प्रेजेंट। डिफरेंट स्पेसिमेंस फ्रॉम सेम प्लांट is represented along with holotype, यानी हॉलोटाइप के साथ हम आइसोटाइप भी कर सकते हैं, पैराटाइप भी कर सकते हैं। हॉलोटाइप रहेगा, जो हॉलोटाइप सपोज हम लीफ ले रहे हैं, हॉलोटाइप लीफ का डुप्लीकेट मतलब और एक लीफ लेंगे तो आइसोटाइप। लेकिन लीफ के साथ अगर दूसरा स्पेसिमेन ले लेंगे, फ्लावर ले लेंगे, छोटा सा ब्रांच ले लेंगे, तो हॉलोटाइप के साथ दूसरा स्पेसिमेन लेंगे, लेकिन सेम प्लांट से, फ्रॉम सेम प्लांट और सेम मटेरियल, दैट इज पैराटाइप। लेकिन अगर हॉलोटाइप लॉस हो गया तो लेक्टोटाइप यूज करेंगे। हॉलोटाइप और ओरिजिनल जो प्लांट जिससे हम हॉलोटाइप लिए थे वो भी लॉस हो गया, तो हम नियोटाइप एंड सिनटाइप यूज करेंगे। सो दिस हैज बीन डिटेली रिटेन इन योर नोट, यू कैन फॉलो द नोट। बट यहां पर आंसर होगा पैराटाइप। 131 क्वेश्चन में आंसर होगा पैराटाइप, क्योंकि यहां पर पूछा क्या है, टाइप स्पेसिमेन डिस्क्राइब्ड along with holotype, टाइप स्पेसिमेन डिस्क्राइब्ड along with holotype। तो यहाँ पर एक ऑप्शन भी है, आइसोटाइप भी हो सकता है। आप पूछ सकते हैं आइसोटाइप क्यों नहीं है, तो आइसोटाइप इज द डुप्लीकेट ऑफ द हॉलोटाइप। यहाँ पर वो डुप्लीकेट नहीं दिया है, वो along with holotype दिया है। अगर क्वेश्चन पूछता कि हॉलोटाइप के साथ उसका डुप्लीकेट भी रिप्रेजेंट किया गया तो आइसोटाइप होता। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है
कि टाइप स्पेसिमेन, एक टाइप स्पेसिमेन डिस्क्राइब किया गया है अलोंग विथ हॉलोटाइप, जो आंसर होगा पैराटाइप। तो आप अगर पूछ सकते हैं कि आइसोटाइप भी एक टाइप स्पेसिमेन है, लेकिन यहाँ वहां पर क्लियर कट देना पड़ेगा कि आइडेंटिकल या डुप्लीकेट टाइप स्पेसिमेन, ऐसा वर्ड वहां पर नहीं दिया, इसलिए आइसोटाइप प्रेफरेबल नहीं होगा। वो ओनली दिया है कि टाइप स्पेसिमेन अलोंग विथ हॉलोटाइप, डुप्लीकेट वर्ड नहीं लिखा है क्वेश्चन में, इसलिए आंसर होगा पैराटाइप। सो 131 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज A is correct, that is paratype. So जितने भी आपका डाउट्स था डिवीजन टेस्ट नंबर 1 में, दैट इज कंप्लीटेड।